डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए भारत के बच्चे बच्चे को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हंस हंसकर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार करने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर जिस महायोद्धा ने स्वतंत्रता सेनानियों के खून में शक्ति का संचार करते हुए संपूर्ण देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया, वह महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनके राजनीतिक कौशल, नेतृत्व क्षमता, अदम्य साहस एवं शौर्य का ही कमाल था कि पूरी दुनिया को अपनी शक्ति से भयभीत कर देने वाला नाजीवादी जर्मन तानाशाह हिटलर भी उनसे प्रभावित होकर अपने सैनिकों को उन्हें शाही सलामी देने का आदेश देने का बाध्य हो गया। सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों नेताओं के समकक्ष साधिकार बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाला हो। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह को नेपोलियन की पेरिस यात्रा की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पांव लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे तथा उन्होंने जो स्वप्न देखा उसे साधा। ऐसे महान व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस के पिता चाहते थे कि बोस प्रशासनिक अधिकारी बने। अपने पिता के इस स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए और वर्ष 1920 में भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। उस समय आईसीएस की परीक्षा पास करना आसान नहीं था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद भी उन्हें अंग्रेजों के अधीन कार्य करना स्वीकार नहीं था, अतः उन्होंने यह नौकरी करने से इनकार कर दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए सुभाष चंद्र बोस देशबंधु चित्तरंजन के सहयोगी बन गए। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के बहिष्कार में उन्हें प्रथम बार गिरफ्तार कर 6 माह की सजा दी गई। वर्ष 1924 में जब देशबंधु कलकत्ता के मेयर बने तब सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया। उनके स्वतंत्रता उन्मुखी कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों से भयभीत होकर सरकार ने उन्हें उसी वर्ष फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, पर वह उन्हें अधिक समय तक कैद नहीं रख सकी और 15 मई 1927 को उन्हें रिहा कर दिया गया। इस समय तक वे देश के प्रखर नेता बन चुके थे और उनकी ख्याति देश की सीमा को लांघकर जर्मनी, जापान, अमेरिका, सोवियत रूस जैसे देशों तक पहुंच चुकी थी। 26 जनवरी 1930 को कलकत्ता के मेयर पद पर रहते हुए नेताजी ने आज़ादी के दिन की घोषणा के साथ विशाल जुलूस निकाला, जिसके कारण उन्हें फिर गिरफ्तार कर असहनीय यातनाएं दी गई। जेल में उनका स्वास्थ्य जब अत्यधिक बिगड़ गया तो सरकार ने उन्हें इस शर्त पर रिहा किया कि वे रिहा होने के बाद सीधे यूरोप चले जाएंगे। अतः वे रिहा होने के तुरंत बाद अपने संबंधियों से मिले बिना ही वायुयान द्वारा स्विट्जरलैंड चले गए। यह वास्तव में सरकार की सोची समझी चाल थी। पैरा उन्हें रिहा नहीं किया गया था, बल्कि
निर्वासन दिया गया था और यह बात तब स्पष्टतः सिद्ध हो गई जब अपने पिता की मृत्यु पर स्वदेश लौटते ही गिरफ्तार कर उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। लगभग एक माह बाद वे इसी तरह नज़रबंद रहे। इस दौरान उन्हें किसी राजनीतिक चर्चा में भाग नहीं लेने दिया गया, अतः वे पुनः यूरोप लौट गए। विदेश में रहते हुए देश की सेवा करना काफ़ी कठिन था और ब्रिटिश सरकार ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि भारत में वे केवल जेलों में ही रह सकते हैं। फिर भी वे स्वदेश लौटे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से देश भर में क्रांति की लहर फैल गई, पर सरकार टस से मस नहीं हुई। इसी बीच उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें पहले की तरह पुनः रिहा कर दिया गया। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा नामजद उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के विरुद्ध अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। पट्टाभी सीतारमैया की पराजय को गांधी जी ने अपनी पराजय बताया। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, अतः दक्षिणपंथी कांग्रेसियों के असहयोग को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना की। बंगाल में उठ रही क्रांति को देखते हुए उन्हें वर्ष 1941 में फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर पर उन्हें नज़रबंद करते हुए उन पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। फिर भी वे यहाँ से भेष बदलकर भागने में सफल हुए। यहाँ से भागकर वे काबुल होते हुए जर्मनी पहुँचे। उस समय जर्मनी का शासक तानाशाह हिटलर था। उसने उनका यथेष्ट सम्मान किया और दक्षिण पूर्वी एशिया जाने की उनकी योजना को समर्थन व सहयोग भी दिया। जून 1943 में सुभाष चंद्र जापान चले गए। वहाँ से फिर वे सिंगापुर के लिए रवाना हुए, जहाँ उसी वर्ष 4 जुलाई को रासबिहारी बोस ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बना दिया। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। पैरा दिल्ली चलो का नारा देकर उन्होंने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया एवं कोहिमा एवं मणिपुर के युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, परंतु ब्रिटिश सरकार की वायुसेना के सामने आज़ाद हिंद फौज कब तक टिकी रहती। सुभाष चंद्र बोस को रंगून छोड़ना पड़ा और 19 मई 1945 को अंग्रेजों ने रंगून पर पुनः कब्जा जमा लिया। आज़ाद हिंद फौज को इस युद्ध में भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, पर ब्रिटिश सरकार के प्रशिक्षित सैनिकों के छक्के छुड़ा देने वाली झांसी रेजिमेंट की वीरांगनाओं के अदम्य साहस, शौर्य और वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके प्रति लोगों के अनंत दुर्लभ प्रेम की भावना का ही परिणाम था कि 20वीं सदी के अंत तक भारतवासी यह मानते रहे कि उनके प्रिय नेताजी की मृत्यु नहीं हुई है और आवश्यकता पड़ने पर वे पुनः देश की बागडोर संभालने को कभी भी आ सकते हैं।
देश के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को देखते हुए जनवरी 1992 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेताजी आज हमारे बीच सशरीर उपस्थित नहीं हैं, पर देशभक्ति का उनका अमर संदेश आज भी हमें देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। समाप्त।